आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तरमीम तनाज़ा, मुश्किलात ज्यादा और काजी का मुस्तकबिल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छांव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पांव तलाश करना। ये दुरुस्त है कि सूरज पर छांव की ख्वाहिश और दलदलों पे खड़े होकर आगे बढ़ने की कोशिश बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है। हुकूमत को कायम हुए 7 माह हुए, लेकिन अभी तक वो खुद को मसाइल की दलदल से निकालने में नाकाम है। जिस तरह के इलेक्शन हुए और हुकूमत बनाई गई, साफ लग रहा है कि हुकूमत का घर सूरज पर है और पांव दलदल में है। इसलिए न छांव नसीब में है और न ही पांव नजर आ रहे हैं। IMF कर्ज की बदौलत हुकूमत कुछ मौशी अशारिये बेहतर दिखाने में जरूर कामयाब हुई है, लेकिन अवाम अभी तक मसाइल की दलदल में ही है। इस बेहतर मईशत के असरात की छांव आम आदमी तक कब पहुंचेगी, इसका खुद हुकूमत को भी इल्म नहीं है। शहबाज सरकार के सामने सबसे बड़ी दलदल आईनी तरमीम की दलदल है। हुकूमत इस दलदल में उतर चुकी है और उसके पांव गायब हैं। 2 हफ्ते पहले तरमीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाए गए, लेकिन बगैर तैयारी के तरमीम की कोशिश में पूरी हुकूमत और हम नवा आधी रात को मुंह के बल गिर पड़े और अभी तक तरमीम के लिए की जाने वाली हर कोशिश में हुकूमत नाकाम है। वो अपोजिशन को कायल करने में नाकाम है, वो अपने साबिक इत्तेहादियों को मनाने में नाकाम है, वो मौलाना फजलुर रहमान के उसूली मौक़िफ़ को अपने उसूलों के साथ लाने में नाकाम है, वो वकला को कायल करने में नाकाम है, वो बार काउंसिल्स को साथ मिलाने में नाकाम है, वो आम आवाम को इस तरमीम की जरूरत बताने में नाकाम है, वो वसी तर इत्तफाक़ राय बनाने में नाकाम है, फिर वो 2/3 अक्सरियत इकट्ठी करने में भी नाकाम है। आईनी तरमीम पर तेरा मुसविदा, मेरा मुसविदा, उसका मुसविदा, इसका मुसविदा, कच्चा मुसविदा, पक्का मुसविदा तो हर तरफ चल रहा है, लेकिन हुकूमत मुत्तफ़िका मुसविदा लाने में भी नाकाम है। हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी आईनी तरमीम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं खूब, लेकिन वो भी फिलहाल नाकाम ही हैं। सवाल अहम है कि आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय क्यों पैदा नहीं हो रहा? क्या ये आईनी तरमीम आइन के ही खिलाफ है? क्या ये आईनी तरमीम किसी खास शख्सियत के लिए है? क्या ये आईनी तरमीम हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए करना चाहती है? क्या ये आईनी तरमीम इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश है? क्या ये आईनी तरमीम अदलिया के खिलाफ और जजेस को कंट्रोल करने के लिए है? क्या वाकई ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए ही है? और क्या हमारे सियासतदान इस इशू पर इत्तफाक़ राय पैदा करने में कामयाब हो सकते हैं, या फिर लोटाक्रेसी और फ्लोर क्रॉसिंग ही इस तरमीम का हथियार बनेगी? आज के प्रोग्राम में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक और आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं शेख वकास सकरम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं सरदार नबील कबूल साहब, और PMLN के MNA हैं और हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम और आप सबकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। और अकील मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। ज़रा इशूज़ पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन आज का दिन तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा तारीखी दिन है। आपको याद तो होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने मियाँ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था और मियाँ साहब डील करके इस मुल्क से चले गए थे। तो अब 25 बरस के बाद लगता ऐसा है कि PMLN इस वाक़े को भूल गई है, या PMLN ने सबक सीख लिया है कि भाई किसी भी सूरत किसी भी हालत एस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया पारस साहब का। बिल्कुल एक कमेमोरेटिव डे है और पाकिस्तान के आइन पे हमला था और हम तो आज भी यही कहते हैं, हमने कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। आज क्या कहा आपने? देखिए, हम उसको उस तरह सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं किया जिस तरह नॉर्मली रूटीन में करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हुकूमत की जिम्मेदारी है। अकील मलिक साहब, आप हर साल ये याद दिलाते थे, मियाँ साहब का इस पे बयान आता था। मियाँ साहब तो देखिए ना कैसी खामोशी तारी है उन पे। आईनी तरमीम चल रही है इतनी अहम, जोर शोर से तोड़ जोड़ चल रही है और करोड़ों की ऑफर्स की जोर है, लेकिन मियाँ साहब ना कुछ बोल रहे हैं ना किसी को मना रहे हैं। जो आपके हमारे वजीर आजम है वो भी इस वक्त पस मंजर में चले गए इस हवाले से, बिलावल ही आगे हैं। नहीं, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है और देखें कमेटी के तमाम तर मेंबरान मौजूद हैं, जो स्पेशली कमेटी है, डिस्कशंस और डिलिब्रेशंस हो रही हैं। जहां पे आपने बात की मियाँ साहब की मुलाकात, वो APC में ऑन द साइड लाइन्स ऑफ APC मौलाना साहब से मुलाकात हुई, दीगर पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई, बिलावल साहब खुद गए जाके, लेकिन बिलावल साहब गए, उन्होंने जाके मियाँ साहब से मुलाकात की और मुल्क में देखें अभी SCO हो रहा है, सऊदी डेलीगेशन आई हुई है और उसके अलावा मलेशियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं। तो ये तमाम तर बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी। मियाँ साहब वैसे भी नहीं बोल रहे इन इवेंट से पहले भी, अभी तो इवेंट्स की तैयारियों में हैं आप लोग, लेकिन इससे पहले भी मियाँ साहब की तो खामोशी तारी ही है। ये खबर एक है कि 63A के बाद
गवर्नमेंट का फोकस कुछ मौलाना साहब की तरफ से हट गया है, कम हो गया है, और आप फोकस कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के ऊपर. कोई कह रहा है 80 करोड़ की बात ऑफर की गई है, कोई कहता है 100 करोड़ की गई है. सेनेटर्स के रेट खबरें इससे भी ज्यादा है. देखें, ये बिल्कुल मार्केट में बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है. किसी को आप पैसे दे के उनका वोट खरीदना ऐसा होना नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता. अच्छा. अगर वाक़तन किसी ने वोट किया तो जब ये आईनी तरमीम इसका बिल या मुसवदा ले होगा, जब हाउस की प्रॉपर्टी बनेगा, तो आप देखेंगे कि कौन कौन किस साइड पे खड़ा होगा और कहाँ वोट PTI करेगा. के कितने MNAs आपका साथ देने जा रहे हैं? कोशिशों में कहाँ तक कामयाब हुए हैं आप उन्हें तोड़ने की? मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल से PTI को तो नहीं कहूँगा, जो 41 आज़ाद हैं. मैंने आप ही के शो में एक बार इसका जिक्र भी किया था. तो ज़ाहिरी बात है कि उन आज़ाद ने किधर वोट करना है, कहाँ उन्होंने वोट देनी है, ये उनके ऊपर है. मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई वैल्यू नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट बांटे पार्टी एफिलिएशन के. ये बिल्कुल बात आपने भी देखी कि 39 को उन्होंने कहा कि ये PTI के हैं. क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं? ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है. कहते हैं 41 ने हलफनामे दे दिए हैं, अब वो पाकिस्तान 41 ने हलफनामे दिए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो भी उन 3 दिनों में जो आईने पाकिस्तान जिसका PTI के भी दे दिए हैं. दोबारा नहीं दे सकते. PTI अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही. आप देखें ना कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 दफा, और आज पिछली तारीख में इस्तदा की, जब वो इंट्रा पार्टी में ये कहते हैं ना बल्ला छीनने वाला हमारा केस लगा, उसमें कहा कि जी हामिद खान साहब जो हैं वो बहस नहीं करेंगे, तो हमें जो है इसकी इल्तवा कर दी जाए या इसको एडजर्न कर दिया जाए. अब वो गालबन 21 तारीख है और 21 तारीख को अपने दलाइल दें. और साहब से इस पे जरा मैं बात करूंगी, लेकिन मौलाना साहब ने सुना है कि बड़ी हाई डिमांड्स आपके सामने रख दी अपनी 8 सीटों पे. उन्होंने कहा 2 सेनेटर्स सिंध से, फिर बलूचिस्तान की CMशिप, गवर्नरशिप खैबर पख्तूनख्वा की, और 6 अरब रुपए. देखिए, मैं तो इसमें ना इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मेरी इतलात में तो ऐसी चीज़ नहीं है. अच्छा. मौलाना साहब के साथ इन प्रिंसिपल डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हो रही है, और दीगर जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर भी बातचीत हुई, उनकी तरफ से मसवदा भी आ गया है. वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना दो. आईनी बेंच तो बनाया ना. देखें पारिस, हमने बनाया आईनी बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के बाद. वो कितना कोई फाल है, कितना कोई डिस्पोजल किया उन्होंने. मलिक साहब, वो कमेटी थी, वो कमेटी है, वो उस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है. लेकिन हम ही सियासतदानों की तरफ से या सियासी जमातों की तरफ से ये डिमांड होती है लार्जर बेंच बनाएं, नहीं तो फुल कोर्ट बनाएं. राइट. आपने भी SCO की बात की, एक बात और बता दें फिर जरा आगे चलते हैं कि ये आप SCO की तैयारियों में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी है और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. ये खान साहब से क्यों नहीं मुलाकात करने की इजाजत दे रहे हैं आप? कोई भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है पारस, तो वो जब आपके मुल्क में इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही हों और डिप्लोमेटिकली आप इतना हाई लेवल पे इंगेज कर रहे हो, कोई भी पाकिस्तानी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो नहीं चाहेगा कि मुल्क में इस वक्त कम से कम कोई इंतशार या एहतजाज या कोई ऐसी लीडर की खैरियत मालूम करना तो चाहेगा ना. उनकी सेहत के हवाले से खबरें क्या आ रही हैं? मैं ये जरूर आपको कहूंगा, जेल मैनुअल के जेल अथॉरिटीज ने भी ऑन रिकॉर्ड हैं, जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक उनको तमाम तर सहूलियात मैसर हैं. 2 हफ्ते से मुलाकात नहीं हो सकी इनकी PTI की बानी PTI से? नहीं, 2 हफ्ते तो नहीं कहूंगा, गालबन 3 तारीख के बाद से मुलाकात नहीं हुई. जहां पे मुलाकात का मकसद ही सियासी इंतशार फैलाना हो, सियासी डायरेक्शंस देनी और कहना हो कि जाओ इस्लामाबाद पढ़ाओ करो, जाओ इस्लामाबाद जलाओ, जाओ इस्लामाबाद पे धावा बोलो, तो जाहिर बात है अभी ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता. नहीं डलेगा SCO की, या फिर मैनेज कर लेंगे आप इन्हें? मेरे ख्याल से इनको आयरन हैंडेडली डील किया जाएगा. अच्छा, अगर क्रैकडाउन करेंगे तो क्या तासुर जाएगा? क्रैकडाउन की बात नहीं है. हमने जो रेड जोन है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, डी चौक और ये वो जो एरियाज हैं, हाँ. इस पे कतन किसी किस्म का एहतजाज या इंतशार वो हम उसकी कतन नाम रख दें आप रावलपिंडी इस्लामाबाद का. खत्म हो गए कंटेनर. शेख वकास अकरम साहब, आपने वो शेर तो सुना होगा ना कि नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया. सर, ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो सपोर्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब एहतजाज कामयाब होने वाला था तो अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गायब हो गए और 12 अजला से होते हुए पेशावर पहुंच गए, और बाकी की जो PTI की लीडरशिप थी वो रुपोश हो गई. तो इस दफ़ा जो कॉल है 15 अक्टूबर की, तो ये आपकी सिर्फ कारकुनान नहीं पहुंचना है या लीडर्स भी पहुंचेंगे सर इस दफ़ा? देखें जी, जो पहली स्टोरी है वो तो इतनी दफा मेरे ख्याल में उसको रिस्पॉन्ड कर चुकी है पार्टी ऑफिशियली कि मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा. वो क्यों गए, कैसे गए, उस पर वो भी बात कर चुके हैं और हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ भी इसके ऊपर आ गया है. जो नेफेरियस डिजाइन्स थे इस रिजीम के, जो ये चाहते थे उसको डिस्ग्रेसफुली और ह्यूमिलिएशन के साथ गिरफ्तार करके अवाम को मुश्तइल करना चाहते थे,
आई थिंक ही हैज क्या उसे कहते हैं कि उसने डिफाई करके और उसको बचाया उस इश्तियाल से और उस इंतशार से जो ये चाहते थे। ये वही चाहते थे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2 हो जाए, जिस तरह इमरान खान साहब को आपने जो है वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और जैसे घसीटा और फिर उसके बाद लोगों को मुश्तक लोगों को आपने, वो जो ऑपरेशन था आपके सामने, आपको याद है। तो हम ये नहीं चाहते थे, हमारे पुरअमन लोग थे, इंतशारी नहीं थे। वो आपने विजुअल देखा होगा कि जब पाक फौज के जवान एक लाइन में खड़े उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और हजारों नौजवान वहां से आ रहे थे। तो वो विजुअल देख ले अगर किसी को शक है कि वो हजारों थे या नहीं। तो कितने अमल से वो उन्होंने उस रुकावट को अबूर किया बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी इंतशार के। हालांकि वो पिछले 30 घंटे से गैस खाते हुए आ रहे थे, टीयर गैस भी, रबर बुलेट्स भी। और ये आईनी हाथों वाली जो बात है सर, लेकिन फौज की भी तारीफ कर, उन्होंने भी रिस्ट्रेन किया ना? बिल्कुल रिस्ट्रेन किया। और हम तो यही कहते हैं कि खान साहब भी कहते थे कि ये फौज मेरी फौज है। आपने उन बच्चों की वहां आवाजें सुनी होगी कि भाई हम इंतशार नहीं फैलाना चाहते, आप हट जाए रास्ते से। और वो निकल गए उसके बीच में से। और मैं ये समझता हूँ कि आईनी हाथों वाली बात जो है ना, ये डिक्टेटरशिप्स में या मार्शल लॉज में इस किस्म के सुल्तान रही वाले जुमले बोले जाते हैं। हुकूमतों के मुंह से ये अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हुकूमतों पर जिम्मेदारियां होती हैं, खा वो फॉर्म 47 की हुकूमतें ही हों। आपने कहा कि आईनी हाथों से निपटेंगे, अली अमीन डी चौक तो पहुंच गया ना। वो आपके आईनी हाथ कहाँ थे? वो आपने आईनी चूड़ियां तो पहन नहीं ली थी, वो पहुंच नहीं गया आईनी हाथों समेत भी। ये आपके जो वजीर दाखिला साहब थे, ये तो पीटीएम से भी आईनी हाथों से निपट रहे थे। सर वो इनके नहीं है, वो किसी और के हैं, आपको भी पता है। अगले दिन इन्हीं की हुकूमत का हिस्सा है ना जी। अब ये जो सिर्फ कानून और लेटर स्पिरिट में बात कर रहे हैं, तो मैं भी इनको कानून और लेटर स्पिरिट की बात बताता हूँ ना। वो मुंह लुटका के वो बैठे हुए नहीं थे वहीं अली अमीन के साथ, जो उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक करने लगे थे। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अल्लाह से डरते हैं। एहतजाज जो है वो आईनी हक है सबका, और वो कोई ऐसा इंतशार और इश्तियाल नहीं है। और इस वक्त है। और आपने जो एक और बात की क़यादत, आप जानती नहीं है कि हमारे एमएनएस के साथ क्या हो रहा है। आप देखती हो, चले शायद आप अपने चैनल पे ना चला सकती हो वो विजुअल सर, लेकिन मैं बात करती हूँ, मुझे पता है कि ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन आप लोग क्या खान साहब की हिदायत पे अंडरग्राउंड हैं, या फिर ये गवर्नमेंट के खौफ या डर से कि गिरफ्तार न कर लें, दबाव है? नहीं, देखें मेरी बात सुने। गिरफ्तारियों का डर जिन लोगों के ऊपर 30, 40 FIR आपने एमएनएस पे दे दी है, सबको पता है उन्होंने अल्टीमेटली गिरफ्तार कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो होना ही है। सो वो डर तो है ही, वो बात तो खत्म हुई। अगर लोग इनकी गिरफ्तारियों से डरते होते तो फिर इनकी इंस्टॉल्ड निगरान हुकूमत के दौरान लोग रूपोशियों के अंदर एमएनए ना बन जाते और फिर आतना और फिर इमरान खान साहब के साथ खड़े न रहते। जितना जुल्म और जबर हमारे एमएनए पे हो रहा है, उसके बावजूद जो वो खड़े हैं वो काबिले सताइश है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। और फिर जो हमारे वर्कर के साथ हो रहा है और जिस तरह वो खड़ा है वो भी काबिले सताइश है। ये जो लोगों को पोश किया गया है पारस, सिर्फ इसलिए किया गया है कि इनके आनी नहीं, मैं कहूँगा गंदे हाथ जो है वो उन तक ना पहुंच सके। ये लोगों की फैमिलियों को अगवा कर रहे हैं उनको ब्लैकमेल और मजबूर करने के लिए। ये लोगों के बिजनेसेस बंद करके उनको ब्लैकमेल और मजबूर करने के लिए खरीदने की भी कोशिशें हो रही है। ये सारी दुनिया के सामने है सर, ये खरीदने की कोशिश हो रही है। इससे पहले सिर्फ ये बता दें, SCO पे तैयारियां हो रही हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वैसे आप लोगों को 15 अक्टूबर एहतजाज की कॉल उस दिन देनी चाहिए थी। अब अल्लाह ना करे कोई हादसा या कोई बदमज़गी होती है, कौन जिम्मेदार है? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमारे जो कुलीग हैं, हमारे नून लीग से जो मेहरबान है, उन्होंने कहा कि 3 तारीख से मुलाकात। हमें अदालतों ने आज से कई महीने पहले 2 मुलाकातें, थर्सडे एंड ट्यूसडे, ये अदालत की तरफ से हमें इजाजत मिली थी। थर्सडे को हम मिलते थे पार्टी के MNAs MPs कारकुन, और ट्यूसडे को फैमिली और वकला। वो जो थर्सडे वाली मुलाकात है जी, उसको तो बंद हुए 6 हफ्ते हो गए। और वो जो वकला और फैमिली वाली मुलाकात है वो भी पिछले वकला को अदालत ने आपको इजाजत नहीं दी ना शेख साहब मिलने की और एहतजाज की इजाजत नहीं, अदालत ने कोई डिनाई नहीं किया, अदालत ने उसकी तारीख डाल दी। ठीक है जी। इस दौरान, इस सारे इशू के दौरान, मुझे सिर्फ आधा मिनट देंगी तो मैं बात मुकम्मल कर दूंगा। इस सारी बात के दौरान हमें अजीबो गरीब खबरें आने लग गई हैं कि जी खान साहब इज नॉट ट्रीटेड जो है प्रॉपरली। खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, खान साहब को बाहर नहीं जाने दे दिया, खान साहब को कैदियों के राइट्स नहीं मिल रहे, खान साहब को कैदियों के राइट्स के मुताबिक उनकी फैमिली या उनके डॉक्टर्स से नहीं मिलने दिया जा रहा, लॉयर से नहीं मिलने दिया जा रहा। और जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई, बेचैनी और इस्तराब बढ़ गया। आपको याद होगा हमने तो पंजाब का स्केड्यूल अनाउंस किया था और साथ हमने कहा था कि जब वो 14 को खत्म हो जाएगा फिर पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी और फिर उसके बाद वो अगला राय अमल तय करेगी। 15 का स्पीच था। अब ये जो अचानक अजीबो गरीब खबरें आने लगी
اور ہم نے اس کو اس کے ساتھ نتھی کیا ہے. فارس میں آپ کو بتا دوں, ہم نے اپنے اعلامیے بڑا واضح کہا ہے کہ بھائی آپ ملاقات کرائیں خان صاحب کی ان کے ڈاکٹر سے, کیا اس کا رائٹ نہیں ہے؟ ملاقات کرا آپ ملاقات کرا دیں. شیخ ملاقات کرا دیتے ہیں 15 ہی کیوں, تو اس کے بعد یہ احتجاج آپ ختم کر دیں گے, اور باقی 15 ہی کیوں, یہ بھی ایک سوال ہے نا. یہ 17 بھی ہو سکتی ہے, 18 بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات فارس, ایک منٹ, مجھے ایک جملہ میں کہہ دوں. یہ ہمارے بھائی ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ جی ایس سی او 2022 کے اندر شہباز شریف صاحب بغل میں کھڑے ہوئے تھے, بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا OIC کانفرنس وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اتنی ہی بڑی لیول کی کانفرنس ہوتی ہے جتنی یہ ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں, بلاول بھٹو صاحب نے کیا تھریٹ کیا تھا کہ میں نہیں ہونے دوں گا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم SCO نہیں ہونے دیں گے. آپ نے شی جن پنگ کا وزٹ بھی تو نہیں ہونے دیا. ہم اپنا احتجاجی حق استعمال کریں گے. ہاں سر, تاریخ پہ اعتراض ہے صرف. میں یہ ذرا گبول صاحب سے بھی پوچھ لوں. گبول صاحب, آپ کو دیکھیں اتنے جو رولے میں پڑنا ہے, روز جو ٹی ویوں کے اوپر رات کو محفل و تماشا لگانا ہے اور روز تھریٹس کرنی ہے اور لوگوں کو پکڑنا ہے, بہتر نہیں ہے کہ ان کی سسٹر اور ان کے وکیل کون سے ملائے, شیخ صاحب خان صاحب کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں کہ ان کی صحت بہتر ہے؟ ایک جلسے کو ڈیلے کرانے کے لیے, اگر ایک جلسے کو ڈیلے کرانے کے لیے یہ صبح 7 بجے جیل کھلوا سکتے ہیں اور 2 بندوں کو وہاں لے جا کے ملاقات کرا سکتے ہیں, اتنی بڑی کانفرنس SCO کانفرنس کے لیے یہ خان سے اس کی بہن اور اس کے ڈاکٹر کو نہیں ملا سکتے؟ واٹ نانسنس. یہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا تھا, اور اس ٹائم پہ بھی اور ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا تھا, پھر بھی آپ لوگوں نے بھی فون پہ بات نہیں کرائی. یہ تو بڑی غلط بات ہے. لیکن ہم بدلہ لے رہے ہیں. نہیں, ہم بدلہ بالکل نہیں لے رہے, لیکن یہ انٹروسپیکشن آپ کے اینڈ پہ ہونی چاہیے کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے. ہم تو ابھی فی الوقت یہ چاہ رہے ہیں کہ اس پورے پروسیس کو سٹاپ کیا جائے, کہ وہاں سے جو انتشار کی کالز آتی ہیں, وہاں سے جو کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد جاؤ, بی چوک جاؤ, وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کرو, اور اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو خان صاحب سے ان کا رابطہ ہی نہیں ہے. جلاؤ گھراؤ ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں سر, آپ بتائیں نا مجھے کہ اسلام آباد میں ڈی چوک میں جو بغیر اجازت, بغیر NOC, یہ تمام تر آپ نے کیا. یہاں پہ KP پولیس کے اہلکار آئے ہوئے تھے سادہ کپڑوں میں, اس دفعہ تو آپ ان سے پہلے شہر کو بند کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, اس کا بھی بتائیں افغانیوں کا جو یہاں پہ پکڑے گئے, جو پولیس والا جو ہے اس کے سوال کیا. جی, انہوں نے مجھ سے سوال کیا, انہوں نے کہا جی کیوں بغیر اجازت آئے؟ بڑا ویلڈ سوال ہے میرے عزیز. ہم بغیر اجازت اس لیے یہاں پہ آئے اپنے آئینی حق کو استعمال کرنے کے لیے کہ جب آپ نے سنجانی میں ہمیں اجازت دی, جب آپ نے لاہور میں ہمیں اجازت دی, تو آپ نے اس وہ جو NOC تھا اس کے ساتھ آپ نے کنٹینر کھڑے کیے, NOC کے ساتھ آپ نے راستے روکے, NOC کے ساتھ آپ نے جلسہ گاہ کے اندر رکاوٹ پیدا کی, NOC کے ساتھ پلان دیا تھا. ٹھیک ہے جی, NOC کے اور اسی نہیں, چیف منسٹر اس کی پابندی کرتے ہوئے آ رہے تھے, بالکل اس ٹریفک پلان کی پابندی کرتے ہوئے چیف منسٹر آ رہے تھے. جب آپ نے چیف منسٹر کو روکا, لاہور میں آپ نے کیا کیا؟ لاہور میں آپ نے ٹریفک پلان کے ساتھ کیا. جب آپ NOC دینے کے بعد بھی ہمیں ایسے ہی ٹریٹ کریں گے تو پھر وائی وڈ. شیخ صاحب, میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ گبول صاحب بھی ذرا ان کو بھی شامل کریں نا, وہ بھی بتائیں کہ آپ نے جو یہ احتجاج کی کال دی ہے. گبول صاحب, کیا خیال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہ احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی؟ آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ خدا نہ خواستہ اس سے کانفرنس تو متاثر نہیں ہوگی, کیا لگتا ہے؟ آپ کی مہربانی, آپ نے موقع دیا. سر, آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم ملے گا پلیز. جی نہیں, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے ٹائم ملے نہ ملے میں راضی ہوں. ایسے حالات میں چپ رہنا ہی بہتر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, آپ نے کہا 15 اکتوبر کا احتجاج, 15 اکتوبر کا احتجاج تو صاف طور پر آپ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, صاف طور پر آپ اینٹی پاکستان ایک ایسا ایک حرکت کر رہے ہیں جس سے آپ کو, اور نہ یہ کر سکیں گے, نہ یہ کر پائیں گے, نہ یہ کریں گے. یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں, یہ صرف دھمکی دینا. دیکھیں, کون چاہے گا کہ جہاں پر غیر ملکی سربراہان مملکت آ رہے ہیں 15 تاریخ کو یہاں موجود ہوں گے, اور یہاں پر جو ہے آپ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ کریں, تو یہ ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اینٹی اسٹیٹ موومنٹ ہے. یہ وہی چیز ہو رہا ہے کہ جس طرح پاکستان کو کمزور کیا جا رہا ہے بلوچستان میں, یہ وہی چیز ہو رہا ہے کہ آپ کسی کے کہنے کے اوپر انٹرنیشنلی ڈائریکٹیوز آپ کو مل رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کو یہ کانفرنس میں جو ہے تنگ کرنا ہے گورنمنٹ کو, اور پاکستان کی امیج کو خراب کرنا ہے. یہ ٹوٹلی دیکھیں انفیئر ہے. آپ کو کہہ رہی ہے ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے بڑے کنسرنز ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ان کے سوشل میڈیا پہ بھی بڑی سنسنی خیزی اس بات پہ پھیلائی جا رہی ہے. مراد سعید کے بھی اس حوالے سے عمران خان ٹویٹس ہیں.
इमरान खान की सेहत से कंसर्न है, वो जगह अपनी कंसर्न सही है, लेकिन देखें उस कंसर्न में अगर मुलाकात करने के लिए जिस तरह हमारे देखें हम हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत को चला रहे हैं। यहाँ पर ये अकील साहब बैरिस्टर बैठे हुए हैं, ये जो कह रहे हैं कि जी जो मुलाकात करने जाते हैं उनको डायरेक्टिव मिलता है कि चढ़ाई कर लो इस्लामाबाद के ऊपर। मतलब जो डायरेक्टिव लेने जाता है वो सिर्फ देखने नहीं जाता है कि खान साहब सही है। खान साहब कि अगर एडवाइजर सही होते हैं ना, आप यकीन करें खान साहब आज जेल में नहीं होते हैं। खान साहब के एडवाइजर सही होते हैं कि तो उस वक्त खान साहब 2022 में हुकूमत से निकाले नहीं जाते हैं। ये खान साहब के एडवाइजर जो उसके इर्द गिर्द वाले एडवाइजर हैं, उन्होंने खान साहब को इस हालत में लेकर आए हैं। ये इमेच्योर खान साहब के एडवाइजर्स आप कह रहे हैं। मेरे भाई हैं फारिस गबूल साहब, मेरे भाई हैं और आपको पता है कि हमारा ताल्लुक भी है, मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है बीबी शहीद जो जेलों में गई तो इसका मतलब है कि उनके एडवाइजर बिल्कुल बेवकूफ थे। जरदारी साहब जो जेलों में गए और वो उन्होंने जो जेलें काटी, इसका मतलब वो इमेच्योर सियासत थी। आप जेलों में जाना, जब झूठे मुकदमों में आप जाते हैं तो आप उसको गलत जेलों में जाने की बात नहीं है। ये बात मैं नून लीग वालों से तो तवक्को कर सकता हूँ, आपकी बात ये तवक्को नहीं कर सकता। हमें जेल में जाने बाद देखो हम देखें, आपका लीडर भी शहीद हुआ, आपके भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, तो आप क्या समझते हैं कि 2 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं खान साहब पे, हमें बिल्कुल पता नहीं इमरान खान साहब के साथ क्या रहा है। क्या हमारा राइट नहीं है यार मिलने का? ये तो एक कैदी का राइट है। आपको इतनी बड़ी मुसीबत से आपकी जान छूट सकती है कि आप मिलना चाहिए, इजाजत नहीं दे रही ना हुकूमत। लेकिन वकास शेख साहब मिलना चाहिए, लेकिन जब वो मुलाकात के लिए पार्टी के लोगों को भेजा जाता है तो फिर डायरेक्टिव ये तो नहीं होना चाहिए ना कि आप 15 तारीख को चढ़ाई कर दो, आप भेज दें, हमें ये तसल्ली हो जाए कि हमारा कायद मलिक साहब आप भी सुन रहे हैं ना, वो बखैरियत है, बात खत्म। खैरियत के हवाले से कंसर्न्स हैं। देखिए कबूल साहब, शेख साहब मैं तो ये कहूंगा कि अगर इतना ही कंसर्न है, हुकूमत को चाहिए कि ये जो कोर्ट के जब पेशी होती है आप दिखा दें, उनका जो है वीडियो दिखा दें, आवाम को पता चले कि किसी क्या कंडीशन है। अच्छा कबूल साहब, आपने ये कहा कि इमरान खान के जो एडवाइजर्स हैं वो इमेच्योर हैं और वो ठीक उनको मशवरे नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या बिलावल भुट्टो के एडवाइजर्स इस वक्त आप समझते हैं कि वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिलावल भुट्टो इतने मुतहर्रिक कैसे नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है इसमें लोगों को राजी करने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट इतनी ज्यादा एक्टिव या इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही, लेकिन बिलावल भुट्टो ही सबसे मुलाकातें कर रहे हैं, वही जजेस के हवाले से बयानात भी दे रहे हैं। तो ये क्या हुकूमत ने बतौर इत्तेहादी उनको ये टास्क दिया है या आपके गैर सियासी जो इत्तेहादी हैं उन्होंने कोई पीपल्स पार्टी को टास्क दिया हुआ है? देखें, इस वक्त चेयरमैन बिलावल सबसे एक्टिव पॉलिटिक्स में है, सबसे एक्टिव जो है उनका रोल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टी भी नजर आ रही है सबको। कैसे? और ये जितना भी हो रहा है अचानक क्यों? किसी के कहने पे नहीं, खबरें हैं कर रही है और हमें जो है उनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, और ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने भी कुछ बड़ा ही डिमांड किया है। तो क्या ये खबरें ठीक हैं कि अब की बारी बिलावल सरकार? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबको पता है कि इस वक्त जो है चेयरमैन बिलावल इस पोजीशन में है कि ये सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल हो रही हैं, ये चेयरमैन बिलावल ही कर सकता है। बाकी ज़ाहिर सपोर्ट है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का सपोर्ट है, उनके साथ मशवरे के साथ कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को किसने मनाया? मौलाना फजल रहमान के साथ बातचीत कौन कर रहा है? बातचीत हो रही है, माने आप देख लेना मौलाना फजल रहमान सपोर्ट करेंगे। जो मसूदा उनको जो दिया गया है उसको उन्होंने खुद कहा है कि पीपल्स पार्टी का JUI का जो है मिलता जुलता है, सिर्फ 1-2 चीजों में डिफरेंस है, वो कल तक पूरा हो जाएगा। सर मुझे बताएं, आपको लगता है यकीन है कि इंशाल्लाह जी आपकी हुकूमत नंबर गेम 20 तारीख से पहले ये आइन जी बिल्कुल 100% कौमी असेंबली और सेनेट दोनों में मौलाना के साथ या मौलाना के बगैर? कौमी असेंबली सेनेट में मौलाना फजल रहमान के सपोर्ट के साथ ये आईनी तरामीम जो है पास होगा, ये आप देख लें, क्योंकि जो आईनी तरामीम का जो मसूदा पेश किया गया है JUI को, उन्होंने 95% उस पर अग्री किया है, 5% पे जो है वो बातचीत चल रही है। गबोल साहब वो कह रहे हैं आईनी बेंच बना दो।
सुप्रीम कोर्ट वो में जो तरामीम में तजवीज दी गई है जी, वो उसी तजवीज के ऊपर ही जो है बातचीत चल रही है, उसी तजवीज पे मुझे पूरा यकीन है आइंदा 24 घंटे के अंदर उस पे भी इत्तेफाक राय होगा। आज भी नहीं हो सका। अच्छा गबोल साहब ये बताएं कि पीटीआई के कितने एमएनएज आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, अगर पता भी होगा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। लेकिन पता तो सब कुछ चल रहा है सर, और सपोर्ट करेंगे तो फी सबीलिल्लाह तो नहीं करेंगे या मजबूरन करेंगे? क्योंकि अभी आपने देखा शेख वकास अकरम भी बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है उनके लोगों के ऊपर। पीटीआई भी आपको पता है कि ये जो हमारी पार्लिमानी ग्रुप बनी है उसके अंदर मीटिंग में उन्होंने अपनी तजवीज दी है और हमने भी अपनी तजवीज दी है, उस पर वो भी काम कर रहे हैं, उस पर वो भी उसको पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि उस तजवीज को मान ले, हो सकता है पीटीआई भी सपोर्ट कर ले। ये दुरुस्त बात है। हमने आपके बैरिस्टर गौर आ जाए थे, बैरिस्टर गौर आ जाए थे, काउंटर प्रपोजल है ही नहीं, हमने कोई तजवीज नहीं। तो मेरी बात सुने ना, बैरिस्टर गौर जब आज मीटिंग में पार्लिमानी जो मीटिंग हुई थी, जो एक कमेटी बनाई गई है उसमें गवर्नमेंट ने अपना जो है तजवीज पेश किया है, जेयूआई ने भी पेश किया है, और बैरिस्टर गौर ने अगर नहीं दिया है तो बैरिस्टर गौर को अपना तजवीज हमने दिया है, उसके ऊपर वो जो है रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और हो सकता है कि वो उसके ऊपर आमदा हो जाए पीटीआई। तो गबोल साहब मैंने ब्रेक लेनी है, बताएं मंडियां फिर लग गई हैं या शफाफ तरीके से सब होगा? वही छांगा मांगा में और जो सिंध हाउस में हुआ था वही होने जा रहा है, या वो हो रहा है लेकिन नाकामी हो रही है आपको ज्यादा और कामयाबी के चांसेस कम है? नहीं, इंशाल्लाह आप 20 तारीख से पहले देखेंगे ये तरामीम पास हो जाएगा। कैसे? जैसे नजम सेठी कह रहा है, फिर ठीक कह रहा है। हमने अपना नंबर पूरा किया है। हाँ, जादू करेंगे आप। हमने अपने नंबर्स पूरे कर लिए। कर लिए? हम समझते हैं, आप देख लेना। नहीं, पीटीआई की तरफ से पूरे नहीं हुए। वो कहा जा रहा है वो बड़े डटे हुए इस दफा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले जो हैं, वो 2015 के सेनेट इलेक्शन से तो वो इधर उधर हो जाते थे, लेकिन इस दफा जरा मजबूती से खड़े हैं, एक दो के अलावा। नहीं, सारे ही मजबूती से खड़े हैं। आपको मतलब मैं क्या बताऊं? बता देना, आप किसको बताना? मतलब पहले मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारे नंबर्स पूरे हो चुके हैं, अब सिर्फ ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अच्छा, मतलब मौलाना भी आ गए और पीटीआई भी आ गई है। सुना, वो कह रहे हैं नंबर पूरे हैं हमारे, अब बस बिस्मिल्लाह करनी है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी अर्जेंसी है, मैंने कहा नंबर्स पूरे, मैंने नहीं बताया कौन कौन जबर किया है हमारे एमएनएस को डिफेक्ट कराने के लिए। अगर नंबर पूरे हो गए होते तो आज यानी तरमीम हो गई होती। ठीक, चले मैं गबोल साहब आपसे नहीं पूछूंगी कौन कौन आया, मैं नहीं चाहती एक और शो कॉज नोटिस मिल जाए आपको पार्टी की तरफ से। देख लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा की मलिक साहब, एक तरफ ये सियासी जंग चल रही है रोडों पे और दूसरी तरफ फिर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान भी जंग चल रही है, और इस दौरान जस्टिस काजी फायजीसा जो हैं उनके ये फुल कोर्ट रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार का अलविदाई उनको जो खिताब करना है और जो दावत दी गई है वो भी दे दी गई है। आपको लगता है कि वो रिटायर होकर घर चले जाएंगे या फिर किसी आईनी ओहदे पे आ रहे हैं? देखिए पारस, मैं इस पे तो कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दे सकता। अगर वो एलिजिबिलिटी के मुशीर हैं, आपको अंदर की बात बतानी चाहिए। मैं अंदर की बात यही आपको बता सकता हूं कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिस पे हम तमाम जमातें मुत्तफिक होंगे जो अपॉइंटमेंट का होगा, तो ये मैं ज़रूर आपको वसूख से कह सकता हूं कि अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरे आईनी अदालत के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो वो ज़रूर कंसिडर होंगे। जज भी हो सकते हैं आईनी अदालत के लिए, हो सकते हैं। तो मतलब जस्टिस काजी फायजीसा क्या ख्याल है, खुशी खुशी रिटायरमेंट लेके घर चले जाएंगे? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट से तो वो रिटायर हो रहे हैं, ये तो साफ नजर आ रहा है सबको, और कोई इसमें एक्सटेंशन की तो बात नहीं है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रही वैसे कि अब आईनी अदालत की आप बात करी, तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो पूरे उतरे तो डेफिनेटली उनको साइड लाइन नहीं किया जा सकता। जितने भी जजेस रिटायर हो रहे हैं या हो चुके हैं वो जरूर कंसिडर क्राइटेरिया पे तो उतरते ही होंगे, एलिजिबल भी होंगे, लेकिन लग सकते हैं या नहीं लग सकते। और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा, क्योंकि जस्टिस काजी फायजीसा का तो 2 माह पहले जारी कर दिया। देखिए, मैं उस पर भी गुजारिश करता हूं कि उस वक्त केयर टेकर सेटअप आने वाला था और असेंबलियां डिसॉल्व होने वाली थी, इसलिए हमने उस वक्त कर दिया। वो कोई एग्जाम्पल या कोई प्रेसिडेंट नहीं है टू गो बाय। वैसे आम रूटीन में जो होता है वो यही होता है कि 2-4 दिन पहले ही हो जाता है। हमारे पास जो लॉ मिनिस्ट्री में डेडलाइन है वो 24 तारीख है। 24 तारीख से पहले ये किसी भी वक्त उनका नोटिफिकेशन 25 अक्टूबर का क्या खौफ है कि इससे पहले आप चाहते हैं कि आईनी तरमीम हो जाना चाहिए? क्या नहीं, कोई खौफ नहीं है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ ये कहते हुए भी कि 25 हो, 25 के बाद हो, 25 से पहले हो, एससीओ से पहले हो, फिर भी ठीक था। सुने आपने? वो तो जी मैंने बिल्कुल सुने हैं। 25 के बाद क्या क्या हो सकता है? देखिए, एक ये चीज जरूर है, ख्वाहिश साहब की बात को मैं एंडोर्स जरूर करूंगा इस हद तक
کہ ابھی جو حال میں فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور جو سینئر پیونی جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے جو جس طرح ڈیسیجن دیا، نہ تو آئین میں نہ قانون میں اس کی کوئی سپورٹ ملتی ہے، اور جس طرح نہ کوئی فریق ان کے سامنے تھا اس کو سیٹیں دے گئی، اور کہا گیا کہ کمپلیٹ جسٹس، خدشات نہیں ہیں لیکن ان کا ایک دو فیصلے ضرور ہیں جس پہ وہ کوشچنیبل ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو یا ایک پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں شاید یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف، وہ تو پی ٹی آئی پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی الزام لگاتی ہے کہ آپ کی حکومت نے انہیں بہت زیادہ متنازع کر دیا. نہیں، ہم نے تو کوئی متنازع نہیں کیا. ہم تو ابھی بھی ان کو کوئی بھی فیصلہ اٹھا کے دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق ہے، اس سے منافی تو نہیں ہے یا اس سے بالا تر تو نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے، یہ میں کہوں گا کہ شاید جو کرائٹیریا ہم ایگری کریں اس پہ اگر وہ پورا ہوتے رہے تو بالکل قاضی فائز صاحب ہو سکتے ہیں. رائٹ. آپ کو شیخ وقاص اکرم صاحب کے ابھی بھی شک و شبہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، چونکہ اب تو الوداعی جو تقریب ہے وہ بھی اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اور کنفرم ہو گیا ہے نا کہ اب تک وہ ریٹائرمنٹ تو نہیں لیں گے، سپریم کورٹ میں نہیں ملے گی. شیخ صاحب، گبول صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے 25 اکتوبر کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہاں ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ایکسٹینشن مانگ بھی رہے ہیں، اور آئی تھنک کہ وہ آنریبلی جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور گورنمنٹ کو چاہیے جیسے سر ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے یا کسی آئینی عہدے پر آ جائیں گے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا ہے آئینی عہدے پہ آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو ہے ایک اچھا ایک امپریشن جو ہے کچھ ہمارے حلقوں میں اچھا امپریشن لے کر جائیں گے. وہ اس طرح پوچھ لیتی ہوں سوال کہ چیف جسٹس اگر منصور علی شاہ صاحب ہوتے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان سے بڑے کسی آئینی عہدے پہ آ سکتے ہیں یا نہیں، یا اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے آپ؟ یہ آئی تھنک کہ یہ بیرسٹر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر میں یہ بات کہوں گا تو پھر جسٹس منصور جو ہے ناراض ہو جائیں گے. بلاول بھٹو 2 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جسٹس منصور جو ہیں وہی چیف جسٹس بنیں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. تو اب آئینی عدالت اگر قائم ہوتی ہے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان تو آئینی عدالت کا ہی ہوگا نا. تو پھر سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ تو صرف پھر سول اور کرمنل مقدمات ہی سنیں گے. پھر ہیں کہ بول صاحب آئینی جو یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے اس کے بعد صورتحال ٹوٹلی چینج ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا آپ کہہ رہی ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے. نہیں، میں تو سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ یہ کنفرم ہے نا کہ سپریم، یہ آپ کا انفارمیشن ہے نا، یہ سوال ہے میرا آپ سے، انفارمیشن آپ سے لینے کی کوشش کر رہی ہوں جو آپ نہیں دینا چاہ رہے. یہ آئینی ترامیم ہو جائے گا اس کے بعد ایسا پاسبلٹی ہے. رائٹ. آئینی عدالت کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہی نام زیر غور ہے یا کچھ اور نام بھی اس وقت ان پہ غور کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ خبریں ہیں جو میں نے جس طرح آپ سے گزارش کی کہ جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہوگا اس میں تمام تر وہ جج صاحبان جو ابھی اگر ریٹائرمنٹ کا ہی ایلیمنٹ وہ آیا سامنے اس میں، کیونکہ ابھی تو ڈرافٹ جو ہے وہ فائنل حتمی شکل میں نہیں آیا، جو گزارشات ہیں اگر وہ ہوا تو بالکل ہی از obviously he can be considered. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو بالکل رول آؤٹ کر دیا جائے، لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے کیونکہ وہ 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی ایکسٹینشن یا کسی اس طرح کی پوزیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. لیکن یہ بات بھی ضرور ہے عقیل ملک صاحب ویسے کیا وہ خود بھی واقعی انٹرسٹڈ ہوں گے آئینی عہدہ لینے میں بھی؟ انہوں نے تو وہ بھی ریفیوز کر دیا اپنا فل کورٹ ریفرنس. انہوں نے کہا کہ اس کے 2 ملین روپیز جو ہے نیشنل ایکسچیکر پہ آتا ہے تو میں اس کو ریفیوز کرتا ہوں، جو کہ اچھی بات ہے، اچھی جو ہے اس کی کوشش ہے. اب ایک آخری بات، 25 تاریخ کو یہ اگر اس کے بعد ترمیم ہوتی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر لے کے گھر چلے جاتے ہیں تو بھی آپ کو یقین ہے کہ آپ کی حکومت قائم رہے گی یا مدت پوری کرے گی؟ بالکل. اور میں یہ آپ کو اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ جو اکنامک انڈیکیٹرز آپ پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ رہی ہیں، ملک میں اتنی بڑی بڑی ایونٹس ہو رہی ہیں، عوام تک اثرات و ثمرات کم پہنچیں گے اس کے؟ عوام تک پہنچ رہے ہیں. 5 IPPs کے ساتھ ہم نے معاہدے کینسل کیے، جن سے جان کب چھوٹے گی؟ باقیوں کے ساتھ بھی لگے ہیں. ابھی آپ بند کر رہے ہیں لیکن اثرات اور ثمرات اس کے عوام تک نہیں پہنچے ہیں. 411 ارب جو ہے اس کی عوام کا پیسہ اس سے بچے گا، اور ہر سال 70 ارب روپیہ عوام کو اس کا ریلیف اس کو فراہم
آپ کی باتوں سے یہ سمجھوں کہ اگلے سال عوام کو بجلی، پنکھا، موٹر اور فریج چلانے پر 30 اور 40 ہزار روپے بل نہیں دینے پڑیں گے بجلی کے؟ بالکل، اور اس میں تقریباً 7 سے 8 روپے جو ہے یا 8 سے 10 روپے تک کی کمی آ جائے گی جب یہ پورا ری نیگوشیٹ ہو جائے گا. اور ابھی تو کیونکہ 5 کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد جو آپ دیکھیں گی اس کے ثمرات عوام تک ضرور پہنچیں گے. گبور صاحب، یہ پھر ایک آخری سوال کر رہی ہوں کہ یہ جب اتنے معاشی اچھے انڈیکیٹرز گورنمنٹ بتا رہی ہے تو کیا خیال ہے کہ حکومت کو ہی موقع ملنا چاہیے کہ اپنی ٹرم پوری کرے یا پھر بلاول سرکار کو آنا چاہیے؟ ہم تو حکومت میں ہیں نا، حکومت کو ہم ہی چلا رہے ہیں. حکومت کے مین اسٹیک ہولڈرز ہم ہیں. تو اگر پرائم منسٹر ہیڈ آف اسٹیٹ چینج ہوتا ہے، اگر پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے، مطلب ایک ٹرم ان کا ایک ٹرم ہمارا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا نا، تو کب تک مجھے نہیں پتا یہ ڈیسائیڈ ہوا نہیں ہوا، تو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ مجھے نہیں پتا کب تک ہوگا، مجھے یہ نہیں پتا کب تک ہے. یہ تو ظاہر ہے اگر ڈیسیشن ہوا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی پھرتیوں سے لگ رہا ہے شاید زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بہت بہت شکریہ نبیل گبور صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب بھی پروگرام میں ساتھ تھے، اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب بہت شکریہ. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.